कश्मीर में सबसे ज्यादा चर्चा है इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद की चर्चा कश्मीर से पूरे देश में भी हो गई है। जो दिल्ली से आ रहा है पत्रकार उनको ढूंढ रहा है, इंतजार कर रहा है, इनकी रैलियों में जा रहा है। और इंजीनियर रशीद साहब जो है पहले भी कई मरतबे विधायक रह चुके हैं इंडिपेंडेंट लंगेट सीट से, और जेल में 2019 में बंद कर दिए गए यूएपीए टेरर फंडिंग के चार्जेस में। जेल से चुनाव लड़ गए लोकसभा बारामूला, और लगभग 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया उमर अब्दुल्ला को। तो और चर्चा हो गई। रशीद साहब, अब आपको बेल मिली है, एंट्रिम बेल पर आए हैं प्रचार करने के लिए। 3 अक्टूबर को वापस जाएंगे जेल। प्रचार कैसा चल रहा है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तब ढूंढ रहे हैं कि जब हमारा प्रचार बढ़िया जा रहा है। तो रेस्पॉन्स लोगों का हर जगह आपने देखा होगा, साउथ में भी। आज हम नॉर्थ में थे, टंगमर्ग में, वागुड़ा में, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी जैसी पब्लिक रैलीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ उतना किसी का नहीं हो रहा है। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने लोगों का धन्यवाद बोल दूँ। 34 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, 34 सीट्स पे। क्या वादा है? आपने कहा मैनिफेस्टो पर यकीन नहीं करते हैं, आपने कहा आप चलते फिरते मैनिफेस्टो खुद हैं, आपकी जबान की कीमत है। सर, सबसे बड़ा वादा क्या है कश्मीरियों से आपका? सबसे बड़ा वादा यह है कि मैं उनके लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ूंगा, लड़ूंगा, लड़ूंगा। जनमनी लड़ूंगा, किसको एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, अकेले लड़ूंगा, ताकि ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल, लाइक आर्मी का जैसे कर्नल होता है, कमांडर इन चीफ होता है, जिम्मेदारी उसी होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए लड़ूं और कुछ रिजल्ट हासिल करूं। उसके लिए मुझे एम्पावरमेंट चाहिए, साथ चाहिए इन लोगों का। रिजल्ट क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में ड्यूरेबल पीस विद डिग्निटी एंड ऑनर। जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए हल हो। इंडिया पाकिस्तान दोस्ती करें, दुश्मनी करें, लेकिन कश्मीर को बीच में ना लाएं। ये कश्मीर 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 बंद करें, हमें जीने दें। उसका तरीका ये है कि मिलजुल के मुद्दे का हल निकालें, और उसके साथ साथ जब तक वो होता है तब तक एक अच्छी गवर्नेंस दें, यूथ को एजुकेशन पे इन्वॉल्व करें, एक पीसफुल एनवायरनमेंट दें, और एक करप्शन फ्री गवर्नेंस दे दें। हर राजनीतिक दल, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, उमर साहब हो, महबूबा हो, बीजेपी हो, सब अपने रैली में इंजीनियर रशीद, इंजीनियर रशीद, इंजीनियर रशीद कर रहे हैं। जलवा हो गया आपका? सर, मैं उनकी रैली में गया नहीं, मुझे सोशल मीडिया देखने मैं का। उमर अब्दुल्ला से कल इंटरव्यू करके आया, उन्होंने फिर सवाल पूछे रहे हैं आपको, टीम भी कह रहे हैं बीजेपी की कुछ छोड़ दिया गया चुनाव में आपको, सही कहा। क्यों जो खालिद है, उमर खालिद है, उसको बेल नहीं मिल रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, आपको सुनवाई हो गई चुनाव के टाइम पे, छोड़ दिया गया आपको। मुझे उम्मीद है कि जब उन्होंने कहा होगा तो आपको भी अंदर से अफसोस हुआ होगा वो क्या कह रहा है। यू मस्ट हैव फेल्ट पिटी फॉर हिम। सवाल ये है, 5.5 साल में यूएपी में बंद रहा, कश्मीर की बर्बादी कर दी उसने, उसके बाप ने, उसके दादा ने, और अब वो कह रहा है कि बंदा जेल से बाहर कैसे आया 14 दिन में। केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, 100 करोड़ का घपला करके, जो एज पर चार्जशीट, वो 6 महीने में बाहर आया। जैसे आप पर आरोप तो मेरे में आपने मेरे में कहा टेरर फंडिंग, ये नहीं कहा आरोप, मैंने कहा टेरर फंडिंग आरोप। आपको कहना था एलिजेड टेरर फंडिंग। अरे केस है, ऐसे बोला जाता है। नो इश्यूज। आप एंकर कर लो, मुझे सब बता दो, मैं पूछ लूंगा। वैसे रिलैक्स्ड हूं, रिलैक्स। आपने कहा ना, कोई बात नहीं। आपने उमर साहब के एलिजेड इस्तेमाल किया, बड़े काशियसली बोला, अच्छी बात है, सही भी कहा आपने, एलिजेड है बिल्कुल। आप भी एलिजेड हैं। मैं तो भी कह रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा जब आपने अपने सवाल में लेट अस नॉट मेक डिबेट, चलिए। तो उमर साहब ने कहा जब केजरीवाल जी को बेल मिली तो उसको मुबारकबाद दे दी। हम 5.5 साल जेल में हैं। अब जो चीफ मिनिस्टर, जो कश्मीर का सीएम रहा हो, एक अपने फेलो कुलीग जो असेंबली में उसके साथ रहा हो, उसके लिए कह रहा है कि ये उसको बेल क्यों मिली? उससे नालायक आदमी और कौन हो सकता है? उससे मूर्ख और कौन हो सकता है? कश्मीरी लोग उसे नफरत न करें तो और क्या करें? यही वजह है कि ही डिगिंग हिज ग्रेव, वो अपनी कब्र खोद रहा है। तभी तो उसको अब टोपी डाल के नीचे कहना पड़ रहा है कि मुझे एमएलए बना लो। लोगों ने जवाब दे दिया, मामला खत्म। आपने कहा आप चाहते हैं कि कश्मीर में पीस हो, डिग्निटी के साथ हो, वो कैसे होगी? अब ये जवाब दे दिए, थक गए। जिस दिन उस पर बातचीत होगी मैं आपको बता दूंगा उस दिन कैसे होगा। मोदी जी, मैंने बार बार आपसे कहा है, 47 से आज तक मुसीबत में हम हैं। 89 के बाद मिलिटेंट का दौर आया, लगभग 1 लाख लोग कंज्यूम हो गए, फौज, पुलिस, सिविलियन, मिलिटेंट, पंडित, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सब। वो अलग बात है कि हम 1 लाख लोग मरे, हमारे कोई किसी खाते में नहीं है। 300 कुछ कश्मीरी पंडित मरे, उसको एथनिक क्लिनिंग कहा जाता है। दैट इज सेपरेट टॉपिक। हैविंग सेड दैट, हर जान कीमती है। मैंने पहले कहा हर जान कीमती है, मैंने तो वो सर कहा ही हूँ।
मैंने कहा वो सब अपने अपने राजनीतिक सब एजेंडे करते हो कि के मेरे हिसाब लिए से राजनीति, इस्तेमाल करते मेरे हैं लिए राजनीति मौतों को। पूजा है, इबादत है, फॉर मी इट इज वर्शिप। ऐसा नहीं होता तो हम त्योहार से में कीमत नहीं चुकाते। हम भी औरों की तरह कंप्रोमाइज़ करके घर में बैठे होते। एनीवे, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लेम है पीओके पर, उनका क्लेम है इस कश्मीर पर। बीच में हम दो हाथियों के बीच में पिसले जा रहे हैं। वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिटेंट भेजते हैं और ये यहाँ से स्टेट ऑपरेशन करते हैं। हम कहते हैं कि आप मिल बैठ के मुद्दे का हल निकालो, बैठ के बात करो ताकि यहाँ परमानेंट पीस आ जाए। अगर आपका हल कोई आपस में समझ नहीं आता, फिर लोगों से पूछ लो वो क्या चाहते हैं। पीओके के लोग अगर आपके साथ आना चाहते हैं तो उनसे पूछ लो। मोदी जी कहते हैं वो सारे हमारे साथ हैं, एक ही बार यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं पूरा पीस हो गया, कश्मीरी तो पूरा हमारे साथ है। तो फिर लोगों से पूछने में हर्ज क्या है? उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि परमानेंट पीस आ जाएगा और हो सकता है कि पूरा पीओके भी हमारी तरफ आ जाए, हम चैन की नींद सोएंगे। सरकाज़म में आपका अच्छा है। चुनाव हुआ आज, पहला फेज का वोटिंग था, बढ़िया वोटिंग हुई है। बहुत सालों बाद कश्मीर में, दशकों बाद इतने लोग वोट डालने आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है कश्मीर में। लोग जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें यकीन दिखा रहे हैं और आ रहे हैं वोट करने, पहले नहीं करते थे। सर, ये भी तो जीत है और आप भी उसी प्रोसेस से जीत करके आए। 2005 में मैंने एक आर्टिकल लिखा चट्टान में। मैंने तब हिज़्बुल मुजाहिदीन को लिखा था कि आपको हमास की तरह इलेक्शन प्रोसेस में आना चाहिए। मेरा हमेशा बिलीफ रहा है कि डेमोक्रेसी इज़ स्टिल द बेस्ट सिस्टम टू गवर्न। कम से कम लोगों की एक सेव होती है, तो इसलिए अगर लोग वोट डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें बुरा क्या है? मैं भी अच्छा है। तो हम भी तो कह रहे हैं अच्छा है, हमने कब कहा बुरा है? बारामूला में आप जीते, जब आपने पर्चा भरा था तो क्या मतलब अंदर यूजुअली से बाहर होते हैं तो लोग आते हैं चुनाव लड़िए, आप लोकसभा लड़िए, तो जेल में कैसा लगा कि आपको लड़ना चाहिए चुनाव? सर, ये लंबी कहानी है। मेरे थोड़ा साथ छोटे में बता दीजिए। इतना ही इसमें कह दूंगा कि 18 जनवरी से लेके अब तक छूटने तक मुझ पर वर्स्ट एट्रॉसिटीज की गई फ्रॉम जेल अथॉरिटीज तरीके से। वो मजबूर थे क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं, बल्कि इनका ये था बीजेपी का कि इनकी जो बी टीम सचमुच की थी उसकी सपोर्ट करूं। आई रिफ्यूज। सच में बी टीम कौन है? सजा लो, ये दुनिया को पता है। उमर बिला भी है, ऐसा नहीं। वो चलो वो सी कह सकता है खुद को। फिर डी है, ऑप्शन ए, वो है ना उसका अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, फिर वो ऑप्शन ए देते हैं, बी सी डी, ऐसा ही है, नथिंग बियॉन्ड दैट। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो फिर मैंने वकील को बुलाया तो मैंने उससे कहा कि यार एक काम कर लो, मेरी परमिशन करवा दो। कहा किस लिए? मैंने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे। तो फार्म भर दिया और मुझे लोगों की विजडम पर भरोसा था, उन्होंने अपना मैंडेट दे दिया। आपको ना बहुत सारे लोग बाहर जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई वो अलगाववादी नेता है, आपको तकलीफ होती है सुन के? अगर सच कहने को आप अलगाववाद कहेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा आदमी कुछ सोचे समझे बिना कहे तो उस वक्त तकलीफ होती है। कितनी सीटें जीतेंगे 34 में से आप? नहीं, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। अरे चुनाव लड़ रहे हैं, सुन तो मोदी जी ने लीजिए। कहा 400 पार, नहीं हुआ, अलग नहीं, बात है। मैं उतना मतलब विद्वान नहीं हूँ कि मैं मोदी जी की तरह मैं बहुत बड़ी क्लेम करूँ। वो तो बड़े लीडर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए अच्छा रिजल्ट होगा और मैं आपको यकीन से कहता हूँ आप बड़ा मजा आएगा 8 के बाद, इतना मैं कह दूँगा आपको। जमात का आपने समर्थन किया है सर, वो एक वक्त कहते थे कि यहाँ वोट नहीं पड़ने चाहिए, वोट करना सबसे बड़ा गुनाह है। सही है। अब वो चुनाव में है तो आपने उनका यहाँ ब्रेन वॉश किया? यहाँ आरएसएस पर भी आरोप था कि उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं आज भी तिरंगा वो नहीं मानते हैं, आरोप उन पर है ना। कांग्रेस आप फहराने लग गए? कांग्रेस कहती है, हाँ वो मुझे भी पता है, पहले नहीं फहराते वो मैं भी कहता हूँ। वीर सावर के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, उसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। सो हर बंदे का अपना आइडियोलॉजी कभी आइडियोलॉजी शिफ्ट होता है। वो फिर दूसरी बात है कि हाउ ही कैन जस्टिफाई इट, ही और शी। जहाँ तक जमात की बात है, मुझे भी उनके साथ काफ़ी डिफरेंसेस हैं, अभी भी हैं कुछ डिफरेंसेस। लेकिन जब उन्होंने खुद कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, हम पर बहन है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के अपनी बात करना चाहते हैं, जब उनका फॉर्म स्टैंड रहा तब हमने उनसे बात की, तब तक बात नहीं की और उनके कहने पर बात की। तो सिर्फ इतना हमने किया है कि जिन जगह पर वो लड़ रहे हैं, मतलब जहाँ कॉमन कैंडिडेट है वहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट था, और जहाँ पर वो लड़ रहे हैं हमारा नहीं है वहाँ उनकी सपोर्ट करेंगे, जहाँ हमारा कैंडिडेट है वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन इशू बेस्ड इशूज़ क्या है? एक, पीस विद डिग्निटी, वायलेंस बिल्कुल नहीं। तीसरी बात है कि कश्मीर मुद्दे का रेजोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी स्टेक होल्डर्स को परसुएट करना, इसके लिए कोशिश करना, बस दैट्स ऑल, ब्रीफ एंड प्रिसाइज एजेंडा। अमित शाह साहब कहते हैं अपनी रैलियों में कि चुनाव हो रहे हैं, वैसे वो एनसी और पीडीपी को कहते हैं कि एनसी की सरकार आई, अगर पीडीपी की सरकार आई
तो यहाँ अलगाववाद आ जाएगा, सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, माहौल ख़राब हो जाएगा, फिर से पत्थरबाजी होगी। हमने पत्थरबाजी बंद करा दी, 3 साल हो गए, इतना टूरिज्म आ रहा है, सब शांतिपूर्ण है वैली में, लोगों के उद्योग चल रहे हैं। ऑन अ लार्ज ऑन अ लाइटर नोट, अगर सिनेमा हॉल बंद होते तो फर्क क्या पड़ता है? नहीं, पत्थरबाजी से तो फर्क पड़ता है। हाँ, पत्थरबाजी बिल्कुल गलत है। कश्मीर के लोगों को कोई शौक नहीं है पत्थरबाजी का। कौन चाहता है पत्थरबाजी करना? कश्मीर के यूथ इतने टैलेंटेड हैं, आप ही एग्री करेंगे उस चीज़ के साथ। पत्थर शौक से कोई नहीं मारता। अगर मैं आपको खुदा बचाई कुछ मामूली कहूँगा, आप ही थप्पड़ मारेंगे, एक के बले में 2 मारेंगे। जब आप स्टेट जब इधर से अपने ही लोगों पर पैलेट गन, बंदूक सब कुछ करेगी तो ऑब्वियसली रिएक्शन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं अपना कहूँगा आपको, मैंने हमेशा से कोई एक इंसिडेंट दिखा ले जहाँ मैंने लोगों से कहा कि आप पत्थरबाजी करें। अमित शाह जी की हमें उनके प्रवचन सुनने की ज़रूरत नहीं है, सुनाने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी को कब क्या करना है वो अमित शाह को पता भी नहीं चलेगा। हम बिल्कुल शांति चाहने वाले लोग हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ शांत रहे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो भी अपना बिहेवियर चेंज करें। नागालैंड में वो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से बात करते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि 6,500 मिलिटेंट को सरेंडर कराया, लेकिन कश्मीरी को पाकिस्तानी प्रॉक्सी कह के दबाते हैं। ये तो गलत बात है ना। वो हमसे नफरत करते हैं। अमित शाह जी और उनकी पार्टी कश्मीरियों से नफरत करती है। उसका बड़ा एविडेंस ये है कि हर जगह कहते हैं बातचीत करेंगे, यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को भी टेररिस्ट बना दिया। आ जाएगी चेंज, ही विल रिग्रेट, वेट फॉर सम टाइम। 1-2 सवाल और पूछूंगा, मुझे पता है बहुत लंबी फेरिस्त है और कम वक्त अब है। जितना जल्दी करें वो प्लीज़। 2018 में मोदी जी से एक बहुत लंबी मुलाकात हुई थी, 1.5 घंटे की। आप सर बहुत लंबी बात तो नहीं है, लेकिन अगर लब्बो लबाब बताएं मोदी जी ने क्या कहा आपको। आपने आपकी मुलाकात के बाद 2019 में तो फिर 370 हटा ही दिया, तो आपने रोका था? मुलाकात अच्छी रही। मैं उनसे ही नहीं मिला, मैं मनमोहन सिंह से 2 बार मिला हूँ एज प्राइम मिनिस्टर। ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, मिलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलना तो भी चाहिए। देखिए अबो ऑल सबसे मतलब इम्पोर्टेंट वो प्राइम मिनिस्टर थे। मेरा कद उनके मुकाबले में बहुत छोटा है, और वी आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, विक्टिम्स ऑफ हिज पॉलिसीज आल्सो। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल, कोई भी मुझे बुला के जाएंगे तो हमने अपनी बात उनके आगे रखी कि उन्होंने मतलब मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की, गवर्नेंस पे बात की, बाकी चीज़ों पर बात की, कश्मीर इशू पर बात की, हर चीज़ पे बात की। तो कुछ चीज़ों से वो सहमत थे, मैं सहमत नहीं था, कुछ में मैं सहमत था, वो नहीं थे। तो मैंने आपको बताया कि मुझे लगा उनका मन है 370 हटाने का। हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसी गलती न करें, तो लेकिन उनके पास मेजॉरिटी थी, अथॉरिटी थी, सारी गुंडा फोर्स उनके पास थी, तो उन्होंने हटा दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि आप चुनाव जीते, बढ़िया सीट, आप सांसद हैं बारामूला के, लॉ मेकर आप पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी, लॉ मेकर हैं आप। भले ही पार्लियामेंट जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो कोर्ट में अगर मैं नहीं जा पाऊंगा तो फिर आपकी डेमोक्रेसी का वो कफन दफन का इंतजाम होगा उस पार्लियामेंट में, जब आप एक इलेक्टेड एमपी को उसे डिप्राइव रखेंगे। एनीवे आगे बताएं। मैंने आपको मौका दिया कोर्ट ने प्रचार मैं करने वही का। क्या आपने कहा ना जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जा पाऊंगा? मैं तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। चलिए हो जाएगा, सब कोर्ट डिसाइड करेगी, हमने कौन सा पाप किया। एनीवे आई विल बी प्रूव्ड इनोसेंट, बी श्योर फॉर दैट। आप इनोसेंट, आई नो माई सेल्फ, आई नो माई वर्थ, आई नो माई कॉन्शियंस, जस्टिस विल बी डन। 370 वापस लाने के लिए क्या करेंगे? सही कहा वादा है आपने। आपका। कर तो रहा हूँ, जेल में इसलिए हूँ क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी को पता है इसको छोड़ेंगे तो आके मेरे घर के बाहर बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सही किया है। सुप्रीम कोर्ट के कहने से क्या होता है? अरे सुप्रीम कोर्ट मैं कहता हूँ सर, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जजमेंट दिया था कि 370 जो है ये बिल्कुल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आज उसने ये कहा, इसको कल चेंज भी किया जा सकता है, और एक पॉलिटिकल डिसीजन है। कल अगर यही पार्लियामेंट एक बार फिर एक बिल लाती है और 370 को बहाल करती है तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जेक्शन करेगा नहीं। अब वो कैसे करेगी? उसके लिए उतना डिजायर्ड पॉलिटिकल प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो बाकी कंट्री है वहाँ के लोगों को समझाना पड़ेगा 370 की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरी क्यों है। हम परसुएट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे भी करके कहेंगे 370 वापस हो, ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे करके कहेंगे 370 वापस हो। देखते हैं कौन सी थ्योरी चलती है। इसीलिए मैं बंद हूँ सर, क्योंकि उन्हें पता है बंदा छड़ेगा नहीं। राहुल गांधी, ये मैं बंद क्यों हूँ? मोदी जी को डर है, वो कहते हैं दुनिया को डरो मत, डराओ मत, लेकिन मुझसे डरे हुए हैं। ये उनको मेरा डर है कि मुझे बंद रखा है, वरना मैं मामूली मेरी क्या औकात है। आप कह रहे हैं मोदी जी आपसे डरते हैं? आपको शक है? तभी तो बंद रखा है, तभी तो बंद रखा है ना। मतलब मैं उनका क्या बिगाड़ सकता हूँ? उनको पता है जैसे ही पार्लियामेंट में आएगा वो सोच रहे पता नहीं क्या बंदा बोलेगा। अरे मैं क्या पागल हूँ? कोई जो बोलूँगा विद इन एम्बेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलूँगा। उनको पता है जब निकलेगा तो बात करेगा, दुनिया सुनेगी इसकी बात। अब MP है, एज MLA इसने तो वहाँ पर
पीसफुल तरीके से इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाया कि आज यूथ, मुझे एक यूथ दिखाओ आप जो ट्रेडिशनल पार्टी के साथ है। फिर आप मेरी रैलीज में आओ, अभी आप सोशल मीडिया देख लो, आज आप टंगमर का देख लो, मैंने देखा बड़ी भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ तो एक बात, लेकिन जिस तरह मैं कहता हूँ यूथ की बात, हाँ हाँ यूथ आ जिस रहा तरह है जुड़ते हैं, और मैं उनके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। मेरी जान भी चली जाए, उसमें 50 साल भी जेल में रखें, जो यूथ के साथ मेरी कमिटमेंट है मैं उसको पूरा करके रखूँगा। कमिटमेंट यही है सिर्फ इतनी कि आई विल कंटिन्यू फाइटिंग फॉर योर लेजिटिमेट राइट्स। थैंक यू। आखिरी सवाल, प्लीज़। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर हैं, तो उन्होंने कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें की हैं। ये मैंने आज भी कहा और परसों भी कहा, वो कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलूँगा, लेकिन कश्मीर में उनके दादा ने मोहब्बत की दुकान खोली है। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा के साथ इलाक़ किया और जे के इंडियन यूनियन का हिस्सा बना, उसने दुकान ऐसी मोहब्बत की खोली कि ना कश्मीर को पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया, ना इंडिपेंडेंट नहीं, पाकिस्तान बना दिया। किया क्या, कश्मीर इशू ऐसा रखा कि उस दुकान में सिर्फ सोडा जो बिकता है वो ये है कि कश्मीर में अब तक 1 लाख लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ दैट मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी फ्यूचर में कहाँ जाते में कोई गर्ज, लेकिन कल अगर उनके पास पावर आता है, हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं जो कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व करे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया।